हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ पेपर फर्स्ट का, तो मैं उसका सेक्शन ए सेक्शन बी 2019 का प्रोवाइड करा चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और आज मैं आपको सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने होते हैं, 500 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी 2 क्वेश्चन। पहला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पाठ्यक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। और दूसरा, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, आदर्शवाद के गुणों एवं दोषों को लिखिए। ठीक है, तो मैं ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले वो टाइप्स ऑफ करिकुलम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। 4 तरह के होते हैं पाठ्यक्रम, 4 तरह के होते हैं: विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम और कोर पाठ्यक्रम। तो इसमें जो सबसे पहला है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें निर्धारित विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है, यानी कि विषय को ही हम आधार मानते हैं और उसके आधार पे पाठ्यक्रम बनता है। और निर्धारित विषय वस्तु पर हमें मतलब उसको इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है कि वो हमें अच्छे से आए। फिर दूसरा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें क्या होता है कि बच्चों के छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को केंद्र बनाया जाता है पाठ्यक्रम का, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर आपका है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। इसका क्या मतलब होता है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कार्य या क्रिया को आधार बनाना है। ठीक है, इस पाठ्यक्रम के लिए भी शिक्षा जगत डॉक्टर जॉन ड्यूवी का ऋणी है। ड्यूवी ज्ञान का क्रिया का परिणाम मानता है, ज्ञान को क्रिया का परिणाम मानता है। उसके अनुसार अनुभव, ज्ञान या सीखना क्रिया के परिणाम है। इसी कारण इस पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम यानी कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है। फिर जो आखिरी है वो आपका है कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ है। इसका प्रचलन अमेरिका के विद्यालयों में बहुत ज़्यादा है और यह पाठ्यक्रम छात्रों के सामान्य विकास पर केंद्रित है तथा छात्रों की व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं में निहित होता है। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि परंपराओं को सुरक्षित रखने का सिद्धांत है, क्योंकि अतीत वर्तमान के लिए महान हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं और जो हमारे पूर्वज हैं उनके, उससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें उनके लिए उपयोगी रहीं, क्या चीज़ें उनके लिए लाभदायक रहीं, क्या चीज़ें नहीं रहीं, और उससे हम सीख लेके उसके राह पर चल सकते हैं कि वो हमारे लिए अब लाभदायक होंगी। ठीक है, फिर प्रगतिशील अथवा अग्रदर्शी सिद्धांत। पहले सिद्धांत पर विचार करते हुए यह कहा जाता है कि समाज की वर्तमान तथा भविष्य संबंधी आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। आज के बच्चे कल के आदर्श नागरिक हैं, अतः उनका शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति बन सकें। तो प्रगतिशील अथवा अग्रदर्शी सिद्धांत का का यही महत्व है कि बच्चों को प्रगतिशील विचार के उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रगतिशील विचारों वाला बनाना चाहिए, या वो उस तरीके से सोच सकें, दृढ़ इच्छा शक्ति हो उनके अंदर। ठीक है, रचनात्मकता का सिद्धांत है। तो रचनात्मकता, या आप कह सकते हो ये सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए ये जो सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। फिर आपका है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का चयन क्रियाओं तथा अनुभवों के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसका चयन कैसे होना चाहिए, जो हमारे पास जो अनुभव है उसके आधार पर होना चाहिए। जीवन की तैयारी का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हमें आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करे। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों की क्या आवश्यकताएं, उनकी रुचियाँ किस में हैं, उसके आधार पर बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। परिपक्वता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बच्चों के अंदर परिपक्वता आए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्ति के अनुभव, रुचि, जन्मजात योग्यता तथा यौन संबंधी कई विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए पाठ्यक्रम भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए।
फिर आपके इसमें और भी सारे हैं कि जीवन से संबंध करने वाले सिद्धांत, विस्तृतता तथा संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि जीवन का हर पहलू, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, हर एक समान, मतलब हर चीज़ को समान महत्व हम दे सकें उसमें, ठीक है। फिर आपके ये सारे सिद्धांत हैं, निष्ठा का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, कोर या सामान्य विषयों का सिद्धांत, खाली समय के उचित प्रयोग का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। फिर ये कुछ डिफिनीशंस दी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे ली हैं पाठ्यक्रम की। तो पहले हम देख लेते हैं क्रो और क्रो के अनुसार क्या डिफिनीशन है, क्या परिभाषा है। पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव निहित हैं जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो उनके मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता करता है। ये क्रो और क्रो की डेफिनेशन है। फिर दूसरी किसकी है, वॉल्टर की है, वॉल्टर सी की। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा की क्रियाएं तथा उसके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित होते हैं, ठीक। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषयों से नहीं है जिनको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाए, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है जिनको बालक बहुत प्रकार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, जो विद्यालय, कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान तथा छात्रों एवं शिक्षकों के बीच होने वाली अगणित अनौपचारिक संपर्कों में होती रहती है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो बालक के जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श कर सकता है और संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान कर सकता है, ठीक है। फिर जो दूसरा प्रश्न था आदर्शवाद, तो पहले हम आदर्शवाद को थोड़ा समझ लेते हैं। तो आदर्शवाद को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का क्या मतलब होता है, विचारवाद, क्योंकि जो आदर्शवाद होते हैं वो विचारों को ही सत्य मानते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से, मतलब उनके अकॉर्डिंग आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और हमारा मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, ठीक है। फिर आदर्शवाद की परिभाषाएं हैं। तो एडम्स के अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है, ठीक है। दो डिफिनीशंस यहाँ पे और दी हुई हैं। जे.एस. रॉस के अनुसार आदर्शवादी दर्शन में बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है, वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है। फिर यहाँ पे आपका जो प्रश्न क्या था, आपको प्रश्न एक बार दिखाना चाहती हूँ कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। तो समझने में हमने बताया। फिर आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और आदर्शवाद के गुणों एवं दोषों को लिखिए। तो अब हम उसके सिद्धांत को जानेंगे। तो आदर्शवाद के जो सिद्धांत हैं, यहाँ पर सिद्धांत नहीं लिखा है लेकिन ये आदर्शवाद के सिद्धांत है कि आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया। आदर्शवाद में आध्यात्मिक जगत को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, भौतिक जगत को वो नहीं मानते हैं और उनका जो अंतिम उद्देश्य है वो है आत्मानुभूति और भौतिक जगत उनके विचार से मिथ्या है, यानी कि भ्रम है। फिर मानव व्यक्तित्व में विश्वास रखते हैं वो। आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं, युग युगांतर से चले आते हैं, मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के परिणाम हैं, ठीक। यानी कि आदर्शवाद किस में विश्वास करता है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे मानव के व्यक्तित्व का विकास हो, ठीक है। अनेकता में एकता। आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार क्या है, समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है और इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से उन्होंने संबोधित किया है। संपूर्ण विश्व का केंद्र शक्ति से संचालित तथा क्रियाशील है। यही तत्व समस्त प्राणियों का विविधता के बावजूद एकता के सूत्र में बांधता है, ठीक है। फिर क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। तो आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। फिर नियामक व सामाजिक विज्ञान पर
बल उन्होंने दिया है कि आदर्शवादियों ने नियामक व सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक विज्ञान के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र व सौंदर्य शास्त्र आदि आते हैं। इसका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान इत्यादि विषय सम्मिलित हैं। आदर्शवादी इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या। फिर है आदर्शवाद के गुण। तो सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें जो शिक्षक है उसको गरिमामय स्थान प्रदान किया गया है, उनको गरिमामय स्थान प्राप्त है। इससे क्या होता है कि बालक और समाज दोनों का हित होता है, क्योंकि बालक के सही मार्ग के चयन का जो दायित्व है वो भी शिक्षक के ही कंधों पर होता है। और आदर्शवाद में नैतिक और चारित्रिक विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, क्योंकि आज के समय में इन चीज़ों की कमी है बालकों के अंदर और व्यक्तियों के अंदर, तो इसका विकास होना बहुत ही आवश्यक है। आदर्शवाद में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। आदर्शवाद में स्वानुशासन पर बल दिया गया है और दंडात्मक अनुशासन यानी कि दंड को उन्होंने बिल्कुल गलत ठहराया है। ठीक। आदर्शवाद द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया, यानी कि शिक्षा सिर्फ एक संकुचित मतलब एक कोने में सिमट कर नहीं रह गई है। वो शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझाने का प्रयास किया है इसने, आदर्शवाद ने। फिर आदर्शवाद के दोष। तो दोष, सबसे पहला जो दोष है वो है कि जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, आत्मानुभूति, मोक्ष की प्राप्ति, वो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक हैं। ठीक है। और इन उद्देश्यों का संबंध क्योंकि वर्तमान से तो है नहीं, भविष्य से है, इसलिए ये अव्यवहारिक है। और आदर्शवाद में दर्शन पर अत्यधिक बल दे दिया गया है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दर्शन पर बल दिया गया है। ठीक है। और जो सामान्य जीवन को जीने के लिए जिन गुणों की प्राप्ति होनी चाहिए उस पर उतना बल दिया नहीं गया है। और आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल नहीं दिया गया, यानी कि करके सीखने पर बल नहीं दिया गया है, जो कि आज के समय के हिसाब से सही नहीं है। और आदर्शवादी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित नहीं है ना। और आज की जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है, बाल केंद्रित आदर्शवादी शिक्षा नहीं थी, जो इसका सबसे बड़ा आप कह लो दोष है, क्योंकि बच्चों के आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार ही जो शिक्षा को वैसा ही होना चाहिए। तो ये थे उसके गुण और दोष। सो दिस इज़ इट गाइस, hope you like the video, and if you like the video don't forget to like the video and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys, thank you for watching, thank you.